देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, पेश है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। मैं हूं शुभम शंकधर और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं अंशुमान जी। सर, स्वागत है आपका। आज का मनी सेंट्रल बड़ा खास है क्योंकि आज मनी सेंट्रल बदल गया है LIC सेंट्रल में। LIC से जुड़े आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, IPO आने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि आज के मनी सेंट्रल में आपके ज्यादातर सवालों के जवाब दे दिए जाएं। सर, क्या क्या बताएंगे आज हम लोग LIC सेंट्रल में लोगों को? LIC छोटा मोटा बजट है। LIC का 652 पेज का जो ऑफर प्रपोजल है उसको पढ़ने के बाद इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में भी थे जिनका जवाब हमको मिला है। हम बताएंगे कि LIC कितनी बड़ी है, LIC का कारोबार कैसा है, LIC के रिस्क क्या है, जोखिम क्या है LIC को काम करने में, और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे जो आपके, हमारे और सबके दिमाग में है कि LIC के शेयर की कीमत कितनी होगी। LIC के शेयर की कीमत तय करने के कौन से फार्मूले लगाए जा रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। ओके, तो LIC पर आज बहुत कुछ हम लोग सुनने, जानने, समझने वाले हैं। और क्या खास है आज के शो में, देखते हैं ऑन द शो। तो आज सबसे पहले चर्चा होगी कच्चे तेल के बाजार में हो रही उठापटक पर। उसके बाद भारत और UAE के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते पर। और जिसके बाद आपको अंशुमान जी ने जैसा बताया कि LIC का पूरा किला आज आपको घुमाएंगे क्योंकि उसकी चाबी मनी 9 की टीम के हाथ लग गई है। कच्चे तेल का बाजार आने वाले दिनों में भी खौलता रहेगा। जी हां, दामों में जो तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी। बाजार के समीकरण कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। हुआ यूं कि सऊदी ने अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने के बाद भी एक निश्चित सीमा से ज्यादा उत्पादन करने को मना कर दिया। सऊदी का स्टैंड इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है। जी हां, सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है। सर, क्यों बाइडेन की बात नहीं मानी सऊदी ने? क्या है इसके पीछे की कहानी? शुभम, पिछले हफ्ते की बात है जब यूक्रेन और रूस के संकट की तमाम चर्चाएं चल रही थी और पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक प्रयास चल रहे थे। उस दौरान व्हाइट हाउस ने सऊदी अरब से बात की थी, अमेरिकन राष्ट्रपति ने सऊदी अरब से बात की थी और इसके साथ वो बातचीत इस मकसद से की गई थी कि सऊदी अरब को इस बात के लिए समझाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें $96-97 तक जा चुकी हैं, $100-125 जाने के कयास और आकलन हैं और $90-93 के बीच इस समय मौजूद हैं, उनकी जो खौलती हुई आग है उसको ठंडा किया जाए। ये परोक्ष रूप से जो चर्चा हमारे पास आ रही है और जो हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से परोक्ष रूप से अमेरिका ने समझाने की कोशिश की थी सऊदी अरब को कि वो अपना उत्पादन बढ़ा दे, जिससे कि तेल की कीमतों में जो तेजी है और जिससे पूरी दुनिया में महंगाई फटने का खतरा है उसे रोका जा सके। ऐसा पता चला है कि सऊदी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो ओपेक का समझौता तोड़कर तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएगा। यानी वो इस तरह से ओपेक में रूस के साथ खड़ा है। और हमें पता है, हम इससे पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं कि ओपेक देशों के संगठन पर रूस और सऊदी अरब का बड़ा दबाव है क्योंकि ये दोनों बड़े देश हैं जो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हैं और पंप करते हैं। तो 4 लाख पर बैरल प्रतिदिन का समझौता है उत्पादन बढ़ाने का ओपेक देशों के बीच में। और सऊदी ने कहा है कि फिलहाल अभी की परिस्थिति में वो इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। और इसका मतलब ये है कि परोक्ष रूप से डिप्लोमेटिकली ये माना जा रहा है कि ये रूस की पूरी तैयारियों को मदद देने की कोशिश है क्योंकि तेल की कीमतें जितना खौलती रहेंगी रूस की अर्थव्यवस्था को और दुनिया के तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को उतना ही लाभ होगा। अगर कोई लंबा संघर्ष यूरोप में दिखता है तो उस स्थिति में रूस के पास अच्छा रिजर्व होगा। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक देश ये मान रहे हैं कि मांग के बीच में अगर हमें बेहतर कीमतें मिल जाएं तो बने रखें। तो हमारे लिए संदेश ये है कि रूस और यूक्रेन तनाव के कारण तेल की कीमतें कम होने की गुंजाइश अभी दिखाई नहीं देती। सर, तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी, भारत को महंगा कच्चा तेल आयात करना होगा। शुभम, सरकार बहुत गहरे दुविधा में है। मैं कल कई सारे लोगों से समझने की कोशिश कर रहा था। सरकार के भीतर दुविधा ये है कि अगर तेल की कीमत, ये रूस और यूक्रेन का तनाव लंबा खींचेगा जैसा दिख रहा है, अमेरिका ने भी काफ़ी आक्रामक रुख लिया है, अगर ये लंबा खींचेगा, ये सबसे बड़ी कोशिश थी अमेरिका की तरफ से तेल बाजार को ठंडा करने की, सऊदी अरब को समझाने की, जो अब बेकार हो गई, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो भारत की दुविधा यह कि कितनी कीमतें बढ़ा सकेगा। हम $100 ₹100
प्रति लीटर के पेट्रोल की कीमत पर बैठे हुए हैं, और पिछला बैकलॉग अगर तेल कंपनियों को कवर करना है तो कितनी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बहुत मुश्किल और जटिल परिस्थिति 11 मार्च के बाद सरकार के सामने होगी, जब वो डिसाइड करेगी कि उसको तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करनी है और उसका कितना बड़ा असर महंगाई पर और लोगों के खर्च पर पड़ेगा। और यदि सरकार तेल की कीमतों में, गैस की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं करती तो क्या वो एक्साइज ड्यूटी में कमी करेगी या एक्साइज ड्यूटी में कटौती करेगी, तो उसका असर बजटों पर और केंद्र और राज्य सरकार के बजटों पर क्या पड़ेगा, हमें देखना होगा। तो दरअसल तेल की कीमतों को लेकर जो सरकार की दुविधा है वो अब रूस यूक्रेन तनाव के साथ ओपेक देशों की एकजुटता के कारण और बढ़ गई है, क्योंकि ओपेक देशों ने इस पूरे मामले में एकजुट होकर तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनाए रखने का फैसला लिया है और उत्पादन नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, तो ये महंगाई वाली जो मार है इससे अभी राहत मिलने वाली नहीं है, और आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें, जैसा अंशुमान जी बता रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देकर, कि 20 से 25 रुपए तक बढ़ सकती हैं, तो सोचिए महंगाई का आलम क्या होगा। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भारत एक बड़े आर्थिक सुधार की तरफ आगे बढ़ रहा है। शुक्रवार को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा होने जा रहा है। इसके अलावा सरकार कई और देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रही है। सर, बड़े लंबे समय बाद हम किसी निवेश या व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या इसके प्रिंट्स, और ये रिश्तेदारी हो जाने के बाद निवेश और व्यापार की जो तस्वीर है वो कैसी उभरेगी? ये मुझे लग रहा है कि पिछले 5-6 सालों में, जैसा हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते हैं, 5-6 सालों में एक बड़ी करवट है भारत की मौजूदा सरकार ने पहली बार किसी देश के साथ इस तरीके के आर्थिक उदारीकरण समझौते का या ग्लोबलाइजेशन समझौते की तैयारी की है। शुक्रवार को दोनों देशों के प्रमुख नेता बैठेंगे और इस पर दस्तखत करेंगे, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। ये सीपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लगभग वैसा ही जैसा कि भारत और मॉरिशस के बीच है। इसमें केवल व्यापार ही कवर नहीं होगा, इसमें निवेश भी कवर होगा, क्योंकि भारत और अमीरात के बीच व्यापार का दायरा उतना बड़ा नहीं है। अमीरात से भारत तेल आयात करता है और भारत आभूषण, गारमेंट, थोड़ा स्टील, ये चीज़ें निर्यात करता है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत में लगभग $100 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमीरात से आएगा। सरकार के अधिकारियों ने और सरकार के मंत्रियों ने ये संकेत भी दिए हैं कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो उसमें भी अमीरात से पैसा लगाया जाएगा, ये निवेश किया जाएगा, यानी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस फंड की ज़रूरत है वो भी इससे पूरी होगी। और यहाँ से वो बाधा या वो हिचक टूटती नज़र आएगी, जो वो दुविधा खत्म होती नजर आएगी जो हमने 2014 के बाद से इस सरकार में देखी कि हमें बाजार के लिए दरवाजे, मुक्त व्यापार के लिए दरवाजे खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। तो इसमें मुक्त व्यापार का भी एक हिस्सा है, ट्रेड के लेन देन की रियायतों का भी एक हिस्सा है और निवेश का भी एक हिस्सा रहेगा। सर, आपने रियायतों की बात की, तो एक दूसरे को अगर रियायतें दी जाने वाली रियायतों की बात करें तो कहाँ कहाँ किसको किस तरह की रियायतें मिलने वाली हैं? शुभम, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत के व्यापार रिश्तों में भारत का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है अमीरात अगर देखा जाए, लेकिन व्यापार का बैलेंस अमीरात के पक्ष में है, संतुलन, क्योंकि भारत वहाँ से तेल आयात करता है और भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात हैं उनमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, गारमेंट है और स्टील है। इनमें से कई सारे उत्पादों पर, कुछ पर तो 10% तक, ज़्यादातर उत्पादों पर अमीरात में 5% ड्यूटी लगती है। शायद इस समझौते में अमीरात इन आयातों पर यानी भारत के निर्यातों पर अपने यहाँ सीमा शुल्क में कमी करेगा और जिसका लाभ भारत के निर्यातकों को मिलेगा। स्टील पर भी शायद सीमा शुल्क में कमी की जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उधर से अमीरात से होने वाले आयात में, जिसमें सूखे मेवे और फल हैं, उनके लिए भारत में भी आयात शुल्क या कस्टम ड्यूटी में कमी की जाएगी। तो ये लेन देन इनके बीच में होने की संभावना है। माना जा रहा है कि करीब करीब दोनों देश 1000 उत्पादों पर सहमति बनाएंगे, 1000 उत्पादों पर सहमति बनाएंगे जिनमें ड्यूटी में कटौती का आदान प्रदान या लेन देन होगा। कुछ पर भारत अपने शुल्क कम करेगा, कुछ पर अमीरात अपने शुल्क कम करेगा। ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे समझौते के दायरे में सेवाओं को भी और कुछ नए निवेश परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। अब हमें इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि जब ये समझौते का विस्तृत ब्यौरा हमारे सामने आता है और भारत और अमीरात के बीच इस पर संधि पर दस्तखत होते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ये मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि इस बार अंशुमान जी ने जो अर्थात लिखा है, जो हमारे इकोनॉमिकम का हिस्सा है,
सर उसकी भी कड़ियां इससे जुड़ती हैं, इसी के आसपास कुछ लिखा है आपने? हाँ, इस बार के इकोनॉमिकल और अर्थात में हमने पूरी दुनिया में जो कोविड के बाद जो व्यापार की का परिदृश्य बदल रहा है, आरसीएफ जिस तरह से, आरसीईपी जिस तरह से उभर रहा है और उसकी छाया में एशिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे बदल रही हैं, इस पर केंद्रित है। और उसकी कड़ी या उसके तार भारत की विदेश व्यापार नीति में शुरू हुए इस बड़े परिवर्तन से जुड़ते हैं, जिसका पहला प्रमाण हमें कल मिलेगा जब भारत और अमीरात के बीच सीपा या इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रीटी होगी। और उसके बाद अगली संधि ऑस्ट्रेलिया की इसके पीछे लगी हुई है और उससे शायद थोड़े समय के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में, यूके के बीच में भी एक व्यापार समझौता है, व्यापार संधि होने की संभावना है। बिल्कुल। तो इस हफ्ते रविवार को 11:15 बजे आप इकोनॉमिकम देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें अंशुमान जी विस्तार से समझा रहे हैं कि एशिया, नया एशिया कैसा होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं LIC सेंट्रल। LIC सेंट्रल शुरू करूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो दस्तावेज, जो प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास LIC ने जमा किया, वो शायद हाल फिलहाल में आया बजट के अलावा या इकोनॉमिक सर्वे के अलावा सबसे कीमती दस्तावेज है। उसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े, बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे, ऐसे आंकड़े आपको मिलेंगे जो बातें अब तक आप कहा करते थे उनको तर्क देंगे। LIC इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर मान लीजिए कि कोई वो इंसान होती तो उसके कई चेहरे होते। एक चेहरा होता उसका इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर, एक चेहरा होता उसका सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के तौर पर, एक चेहरा होता उसका सबसे बड़े निवेशक के तौर पर। अंशुमान जी से हर चेहरे को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हर्ष चौहान की एक स्पेशल रिपोर्ट और देखिए कि LIC का आकार कितना बड़ा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने IPO के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास जमा करा दिया है। 652 पन्नों की ये मोटी किताब LIC की कारोबारी किले में दाखिल होने की चाबी है। इस किले के खुलने के साथ ही सामने आ रहे हैं कई ऐसे राज जिनसे दुनिया अब तक अनजान थी। अब आप आंकड़ों के साथ ये कह पाएंगे कि LIC बीमा बाजार की बेताज बादशाह है। प्रीमियम के लिहाज से LIC की बाजार हिस्सेदारी 64.1% है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में ये हिस्सेदारी 66.2% है। हालांकि टर्म इंश्योरेंस, जिसे शुद्ध बीमा कहा जाता है, साल 2020-21 में उसकी हिस्सेदारी न्यू बिजनेस प्रीमियम में महज 0.33% है। न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी हर साल बिकने वाली नई पॉलिसी से मिलने वाला प्रीमियम। इंडिविजुअल पॉलिसी की संख्या के हिसाब से भी LIC बड़ी कंपनी है। यहाँ हिस्सेदारी 74.6% है, यानी देश में बिकने वाली 10 में से 7 बीमा पॉलिसी LIC की ही बिक रही है। UBS की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के परिवारों की कुल जमा में से 10 रुपए LIC में निवेश होते हैं। आपकी इसी जमा ने LIC को सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बना दिया है। 520 अरब डॉलर या यूं कहिए करीब 39 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की कमान LIC के हाथ में है। यानी देश के सारे म्यूचुअल फंड्स के कुल निवेश का मूल्य एक तरफ और LIC एक तरफ। शेयर बाजार पर भी LIC का दबदबा है। 9.76 लाख करोड़ रुपए मूल्य के शेयर LIC की जेब में हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों की कुल इक्विटी AUM में LIC का हिस्सा 29% है। देश के इक्विटी मार्केट में LIC की हिस्सेदारी करीब 4% की है। सरकार के बाद LIC ही सबसे बड़ी इक्विटी इन्वेस्टर है। LIC का POC स्टॉक में भारी निवेश है। फिलहाल IPO की कामयाबी पर LIC की सबसे ज्यादा नजर है। इस चक्कर में उसने पॉलिसी होल्डर्स के हिस्से आने वाली सरप्लस की थोड़ी राशि शेयर होल्डर्स के हाथ में रखी है। यानी सरकार समेत दूसरे शेयर होल्डर्स का हिस्सा 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा। पॉलिसी धारकों को मिलने वाली रकम 95% से घटकर 90% रह जाएगी। 3 साल में LIC ने सरप्लस के तौर पर सरकार को 8,247.50 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी पॉलिसी होल्डर्स के साथ साथ LIC सरकार के लिए भी बड़े काम की चीज है। LIC ने अपने प्रॉस्पेक्टस से अपने आकार का आभास करा दिया है। ये भारी भरकम सवारी दलाल स्ट्रीट पर शान से निकल सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सर, सवारी शान से निकल सके इसके लिए तैयारी की जा रही है और सवारी बहुत बड़ी है, ये स्पेशल रिपोर्ट ने बता दिया। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये कि एक ऐसी कंपनी शेयर बाजार में आ रही है जो पहले से शेयर बाजार की बहुत सारी कंपनियों को अपनी जेब में रखती है
और रखती ही नहीं है, उसकी पायलट सीट पर बैठती है। ये कितनी बड़ी दुविधा होगी सर एलआईसी के लिए, सरकार के लिए, कि आप ऐसे ही कंपनी को शेयर बाजार में लेकर आ रहे हैं जिसकी जेब में पहले से दर्जन भर कंपनियां रखी हैं। हाँ शुभम, अब खोलते हैं एलआईसी का पिटारा, क्योंकि ये वही वो सारे सवाल हैं, ये वो सारे आंकड़े हैं जिनका देश के हर उस व्यक्ति को जो एलआईसी और शेयर बाजार को समझता था उनका इंतज़ार था। और हमने जैसा शुभम ने कहा कि एलआईसी का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है जो सेबी के पास रखा गया है वो बहुत ही कीमती, बहुत मूल्यवान दस्तावेज है। और अब हम एलआईसी के एक एक चेहरे से बात करते हैं। तो जिस पहले चेहरे की तरफ शुभम ने इशारा किया वो एलआईसी के इन्वेस्टर का चेहरा है, या एलआईसी के इन्वेस्टमेंट बैंकर का चेहरा है। एलआईसी उस इन्वेस्टर के तौर पर है जो शेयर बाजार में निवेश करती है। यहां सबसे बड़ी दुविधा और वो एलआईसी के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर है। हम आगे इस पर बढ़ें, लेकिन बढ़ें उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में अपना पब्लिक इशू लाती है तो जितने दावे वो अपनी सफलता के करती है उसके साथ सेबी के नियमों के तहत उसे उसके जोखिम भी बताने होते हैं। बिल्कुल, ये नियम है। तो अब एलआईसी उस एक्सेप्शन से बाहर हो गई कि वो सरकारी कंपनी है और वो उसके जोखिमों के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। एलआईसी ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में अपने जोखिम भी बताए। तो हम इस पूरे एलआईसी के किले के भीतर यात्रा करते समय आपको उन अंधेरे कोनों को भी दिखाएंगे जहां जोखिम छिपे बैठे हैं, ताकि हम समझ सकें कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में निवेश करने वालों को अंततः क्या मिलेगा और उनके लाभ और उनकी जोखिम क्या है। सबसे बड़ा सवाल एलआईसी के निवेश का है। लगभग 9.76 लाख करोड़ रुपए का निवेश कंपनी इक्विटी मार्केट में एलआईसी की तरफ से है। 4% हिस्सेदारी है एलआईसी की। एलआईसी जो स्टॉक मार्केट का नियम है जिसको कि हम स्टीवर्डशिप रूल कहते हैं, उस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, डीआईआई है, भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो नियम ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी के बोर्ड में बहुत पारदर्शी होना जरूरी है, क्योंकि वो एक तरह से कस्टोडियन है उन लोगों के विश्वास के जिन्होंने उनके जरिए उनमें पैसा लगाया है। एलआईसी में हमारा आपकी बचत का पैसा है जो किसी कंपनी के शेयर में लगा हुआ है। एलआईसी जो आंकड़े हमारे सामने आए उस हिसाब से एलआईसी ने 2020 से लेकर अभी तक करीब 2200 से ज्यादा बोर्ड प्रपोजल्स को अप्रूव किया है। यानी एलआईसी इतनी बड़ी कंपनी है कि कंपनियों के बोर्ड में है, बोर्ड के प्रपोजल से अप्रूव करती है। एलआईसी करीब 14 कंपनियां ऐसी हैं, 30 सितंबर 2021 को यह प्रस्ताव बताता है, जहां वो प्रमोटर है, कंपनी के प्रमोटर के तौर पर है, 20% से ज्यादा हिस्सेदारी है। तमाम कंपनियों के बोर्ड में एलआईसी के नॉमिनी या प्रतिनिधि हैं। अब आप फर्क समझिए शुभम कि यह कंपनी जो भारत के कई सारी बड़ी कंपनियों में निवेशक है, उसके बोर्ड में है, उसके प्रस्तावों में हिस्सेदारी रखती है, वो जब अपने फायदे का फैसला लेना शुरू करेगी स्टॉक मार्केट में कि किस शेयर को खरीदना है, किसे बेचना है, किसे होल्ड करना है, किससे निकलना है, तो बहुत सारी ऐसी सूचनाओं के प्रति प्रिवी होगी जो सूचनाएं एक इन्वेस्टर के तौर पर शायद बोर्ड में रहने के कारण उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में ले जाएंगे। एलआईसी ने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में यह बात स्वीकार की है और उसने लिखा है कि एलआईसी के प्रमोटर सरकार है, सरकार की नीतियों के हिसाब से उसे चलना होता है और इसलिए एलआईसी के फैसलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की गुंजाइश या रिस्क बना हुआ है और जिससे शेयरधारकों को सतर्क रहना चाहिए। अब ये हमें नहीं पता है क्योंकि भारत के लिए ये पहला अनुभव होगा शुभम, जब इतना बड़ा इन्वेस्टर, भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो खुद इन्वेस्टर है, जो शेयर बाजार की कंपनियों में निवेश रखता है, वो खुद लिस्ट होने जा रहा है। तो एलआईसी अपने इन दो भूमिकाओं को कैसे संभालेगी? वो जिन कंपनियों में निवेश कर रखा है उनके हितों को कैसे संरक्षित करेगी और अपने शेयरधारक जिन्होंने उसमें निवेश कर रखा है और जिन्हें शेयर दे रखा है उन्हें कैसे संभालेगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो तनी हुई रस्सी है इसके ऊपर एलआईसी का प्रबंधन किस तरह से चलता है। सर, दूसरा सवाल मेरा आपके इसी जवाब से है कि आपने कहा कि अब शेयर होल्डर्स का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि आप शेयर बाजार में आ गए और जिन लोगों के पास आपके शेयर होंगे तो अब आप अपनी एक आंख से देखेंगे अपने पॉलिसी होल्डर्स को, उनका ख्याल रखना है, और दूसरी आंख से देखेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। और जब आपको शेयर होल्डर्स को अच्छा मुनाफा देना है, कंपनी का परफॉर्मेंस सुधारना है, तो क्या आप वो निर्णय अब कर पाएंगे जो इससे पहले हम देखते थे कि कोई सरकारी कंपनी का आईपीओ आया, सरकार ने कहा कि अगर वो फेल हो रहा है कोई नहीं, चलिए एलआईसी आगे बढ़कर उसको उठा लेती थी। बहुत सारी पीएसयूज में हमने देखा कि एलआईसी का निवेश है, आईडीबीआई जैसे बैंक उसके गले में बांध देते हैं जो भारी पत्थर होते हैं। तो आपको लगता है अब ऐसे डिसीजंस का क्या होगा?
ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा सवाल है एलआईसी के साथ, क्योंकि एलआईसी का इस्तेमाल सरकार ने, एलआईसी के पास इतनी बचत है और लोगों का इतना पैसा है कि एलआईसी का इस्तेमाल सरकार ने ओपनली, प्रत्यक्ष रूप से बाजार को अपने तरह से मैनेज करने के लिए, निवेश करने के लिए, समय पर बीमार या फंसी हुई कंपनियों को बेल आउट करने के लिए किया है। और इसीलिए ये वजह आंकड़ा इस प्रस्ताव में है शुभम की, लिस्टेड कंपनी में, सरकारी लिस्टेड कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 43% है। यानी जितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस मार्केट में लिस्टेड है उनमें उनके आसपास 43% की हिस्सेदारी एलआईसी की। यानी एलआईसी का कितना प्रभाव है उन कंपनियों में। तो जब भी सरकार को विनिवेश करना होता है तो एलआईसी उसमें बड़ा हिस्सा ले लेती। अब यह करना मुश्किल हो जाएगा एलआईसी के लिए, क्योंकि यहां वो पारदर्शिता का सवाल सामने सर पर खड़ा होगा कि क्या सरकार एलआईसी को उसी तरह इस्तेमाल करेगी जैसे वो पहले करती रही थी। इसीलिए शायद हमने एलआईसी के आईपीओ की तैयारी शुरू होती है, आईडीबीआई बैंक को बेचने की बात सुनना शुरू कर दिया था। सरकार बहुत तेजी से आईडीबीआई बैंक को इससे अलग करना चाहती है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी हिस्सेदारी तो अभी भी सरकार के पास है। अगर आप दो आंखें कहिए तो पॉलिसी होल्डर वाली आंख बहुत बड़ी है और शेयर होल्डर वाली आंख अभी भी बहुत छोटी है। तो मेजॉरिटी हिस्सेदारी सरकार के पास भी है। तो इसलिए एलआईसी ने वो बात कही जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कही थी, उसे समझना जरूरी है कि सरकार की नीतियों के हिसाब से, चूंकि सरकार उसकी प्रमोटर है और सरकार यही सरकारों और सरकारी कंपनियों के साथ दुनिया के बाजारों में पारदर्शिता की सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वो बाजार के ऑपरेटर भी हैं, वो रेगुलेटर भी हैं, वो इन्वेस्टर भी हैं, वो सारे काम एक साथ करती हैं। तो एलआईसी ने निवेशकों को इस बात पर सतर्क किया है। लेकिन अब यहां से शुभम, यहां से हम लगातार इस बात पर गहराई से नजर रखेंगे कि एलआईसी बाजार में लिस्ट होने के बाद अपने निवेशकों के हित में कितने फैसले लेती है और सरकार के हित में या सरकार के निवेश कार्यक्रमों को मदद करने के लिए कितना इस्तेमाल होती है। क्योंकि यही वो डिफरेंशिएटर है, यही वो फर्क है जो एलआईसी को एक प्रोफेशनली इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी में बदलेगा और इसे सरकारी नियंत्रण से चलने वाली कंपनी की छवि से थोड़ा अलग करेगा। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ये उस किले का एक और कोना है जहां आने वाले समय में रोशनी जाएगी और हमें पता चलेगा कि सरकार ने एलआईसी का इस्तेमाल कैसे किया बाजार में लिस्टिंग के बाद। बिल्कुल, और अंधेरे कोने में बल्ब बार बार इसलिए जलेगा क्योंकि जब आप इस स्कूल में दाखिल हो जाएंगे तो हर छोटी बड़ी घटना का आपको एक्सचेंज को सूचना देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सारे राज सामने लाने ही पड़ेंगे। सर, सरकार की क्योंकि बात हो रही, तो सरकार का एक हाथ एलआईसी की अगर बचत पर होता था तो दूसरा हाथ बॉन्ड बाजार में भी सरकार दखल चाहती थी एलआईसी का, और एलआईसी के बहुत सारे पैसे से सरकार के बॉन्ड खरीदे जाते थे, जिससे एक तरीके से आप कह लीजिए फिजिकल डेफिसिट या उनके कर्जों को पैसा मिलता था। अब वहां क्या होगा, क्योंकि अब तो एलआईसी को अच्छा रिटर्न देना है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर अच्छा रिटर्न देना है तो सीधी सी बात अच्छा रिटर्न कमाना है। तो इन बॉन्ड बाजार से निकल के क्या इक्विटी में जो सलाह आम लोगों को दी जाती है वो एलआईसी को दी जाएगी? ये खतरा और ये सवाल है। आंकड़ा ये बताता है कि भारत में एलआईसी सरकार को कर्ज देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, सेंट्रल और स्टेट के बॉन्ड्स की होल्डिंग का डेटा देखें बाजार में, तो आपको दिखाई देगा सारे बैंक मिलकर 38% होल्डिंग रखते हैं जीसेक में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और एलआईसी अकेले 19% हिस्सेदारी रखती है। यानी सारे बैंक्स को मिला लें केंद्र और राज्य सरकारों के, तो एलआईसी की हिस्सेदारी अकेले बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। अब बॉन्ड में निवेश करना एलआईसी की वैधानिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि एलआईसी को सरकार की गारंटी मिली हुई थी, वो सरकारी कंपनी थी, और जो हमारी आपकी बचत बीमा के तौर पर जाती थी उसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में जाता था, एक हिस्सा सरकार के कर्ज कार्यक्रम में बॉन्ड के तौर पर चला जाता था। अब एलआईसी की चुनौती ये होगी कि अगर उसे बहुत अच्छा रिटर्न देना है, क्योंकि अब तो हम जब लिस्टिंग के बाद बाजार एलआईसी को रोज इस तरह से देखेगा कि वो अपने पीयर ग्रुप के तुलना में कैसे रहा। हर क्वार्टर में जो वो रिजल्ट पेश करेगी उसमें उसको होने वाले नुकसान, उसके एनपीए, उसके घाटे और बहुत सारे तमाम फार्मूले, उसका न्यू बिजनेस प्रीमियम, उसके कारोबार की बढ़ोतरी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी और सारी चीजें इस बात पर आकर निर्भर होंगी कि उसके रिटर्न्स कितने हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर एलआईसी को इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा तो ये बात सही है कि एलआईसी को बॉन्ड से अपने हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि रिटर्न बेहतर स्टॉक मार्केट से आएंगे। और अगर एलआईसी को बॉन्ड मार्केट में निवेश बराबर बनाए रखना होगा तो फिर उसका असर उसके स्टॉक्स के रिटर्न पर पड़ सकता है। पर फिर हम कह रहे हैं कि यह भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी कंपनी है जिसका इतना बड़ा निवेश बॉन्ड मार्केट में सरकार को कर्ज देने के लिए और उसका दूसरा हाथ स्टॉक मार्केट को संचालित करता है। तो आप व्यवहारिक रूप से देखें तो एलआईसी इतना बेहमोथ है,
इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके एक हाथ से बॉन्ड मार्केट हिलता है और दूसरे हाथ से स्टॉक मार्केट हिलता है। तो अब ये दो चीजों के बीच में बॉन्ड हमेशा सरकार के लिए खरीदे जाते हैं, एलआईसी निवेश सरकार को कर्ज देने के लिए करती, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पूंजी लगी हुई है। तो ये हमारे लिए देखना जरूरी होगा कि एलआईसी की बॉन्ड की होल्डिंग्स आने वाले समय में घटती हैं कि नहीं, और इस पर हमारी निगाह रहेगी आने वाले 6 महीने 7 महीने में कि एलआईसी के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के पूरे पैटर्न में कोई बदलाव आता है कि नहीं आता। लेकिन अगर आप एलआईसी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप भी इस बात पर ध्यान रखिए कि एलआईसी का बॉन्ड और शेयर के पोर्टफोलियो में क्या फर्क आता है, क्योंकि उसका असर आपकी पूंजी या निवेश पर भी नजर आएगा। बिल्कुल सर। अब क्योंकि बीमा कंपनी है देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम, तो थोड़ा बिजनेस मॉडल पे बात हो जाए, जो इसका कोर बिजनेस है बीमा बेचना। ये प्रॉस्पेक्टस इसके बिजनेस मॉडल पर क्या रोशनी डालता है, वहां से क्या तथ्य इस हाथ डाला संदूक से क्या निकल के आया? वहां से बहुत दिलचस्प जानकारी निकल रही है। एलआईसी के पहली बार हमें एलआईसी के बिजनेस मॉडल के बारे में शो में सारी चीजें पता चली, पहली बार ये सारे आंकड़े निकल कर आए। एलआईसी अपनी पीयर कंपनी एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या बाकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल पर काम करती है। एलआईसी का एजेंट ड्रिवन मॉडल है, जबकि बाकी कंपनियों का थर्ड पार्टी ड्रिवन मॉडल है, बैंक इंश्योरेंस से ड्रिवन मॉडल है। एलआईसी का इस पूरे दस्तावेज में जो एक आंकड़ा हमें एलआईसी की वित्तीय सेहत के संदर्भ में थोड़ा सा चिंता में डालता है या चुनौती पैदा करता है, वो ये है कि आप एलआईसी का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर उसके प्रीमियम के अनुपात में करीब 10% हो गया है। इसमें एजेंट का कमीशन शामिल है। 2019 में 28,000 करोड़ रुपए एलआईसी का ओपेक्स था, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर था, जो 2021 में 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। एलआईसी और ये इसलिए ओपेक्स इतना ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि एलआईसी अपने एजेंट्स के ड्रिवन मॉडल के तौर पर चलती है और एलआईसी की अधिकांश पॉलिसीज एजेंट्स के जरिए बांटी जाती हैं। मेरे पास एक और आंकड़ा उपलब्ध है इसमें जो मुझे ये बताता है कि एलआईसी का जो पर कंपनी एलआईसी और बाकी बीमा कंपनियों का प्रति कर्मचारी इनकम कितनी है, रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनीज का की अर्निंग कितनी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का प्रति कर्मचारी जो अर्निंग है वो करीब 18.98 लाख रुपए है। एसबीआई लाइफ की 13.46 लाख रुपए है, मैक्स की 4.53 है और एलआईसी की 2.54 लाख रुपए है। तो अब यहां से एक बड़ा सवाल शुरू होता है शुभम कि क्या एलआईसी अपने इस बिजनेस मॉडल को आने वाले समय में बदलेगी? क्या वो एजेंट बिजनेस मॉडल से निकलकर बैंक इंश्योरेंस के मॉडल के या थर्ड पार्टी सेल्स के मॉडल पर जाएगी? एलआईसी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये बात मानी है कि वह एजेंट पर निर्भर है और इसलिए पिछले सालों में बाजार में उसका हिस्सा घटा है। जो आंकड़ा हमें दिखता है उस हिसाब से अब भारत के बीमा बाजार में एलआईसी करीब 60-62% की हिस्सेदार है और 40% के आसपास का हिस्सा बाकी इंश्योरेंस कंपनियों ने लिया है, लेकिन सब मिलाकर 40% हैं। एलआईसी अकेले 60 से 65% के आसपास है। तो एलआईसी के बिजनेस मॉडल में अगर आने वाले समय में कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, एलआईसी उन कंपनियों के तहत अपने प्रोडक्ट के प्रोफाइल्स बदलती है जैसे कि बाकी कंपनियां करती हैं, तो उससे एलआईसी का कारोबारी ढांचा बदलेगा। ये उसके कारोबार से जुड़ा हुआ एक और कमरा है जिससे हमको ये कुछ आंकड़ों की रोशनी मिलती है। तो बिल्कुल कारोबार पे बात हो गई, शेयर बाजार पे बात हो गई, बीमा बाजार पे बात हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि भाव ही भगवान है, एलआईसी के एक शेयर का प्राइस कितना होगा, कितने रुपए पर आप एलआईसी का शेयर खरीद पाएंगे? आप भी ये जानना चाहते होंगे। तो चलिए सीधे विपुल सिंह के पास, वो पूरा हिसाब किताब लगाए बैठे हैं, जोड़ गांठ करके बैठे हैं कि एक एलआईसी का शेयर आखिर कितने रुपए का होगा। तो अब तक आप शुभम और अंशुमान जी की चर्चा में तमाम जो आंकड़े हैं उनकी बाजीगरी को आप समझ चुके होंगे। करीब 652 पन्नों का जो महाकाव्य डीआरएचपी के रूप में एलआईसी ने दाखिल किया है, उसका तमाम निचोड़ अंशुमान जी ने बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया है। लेकिन अभी भी एक सवाल जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है कि आखिर में अगर आपको पैसे आईपीओ में लगाने हैं तो एक शेयर आएगा कितने का। तो अब इसी गुत्थी को समझाने की हम कोशिश करते हैं। कंपनी ने जो डीआरएचपी फाइल किया है उसमें कंपनी ने बताया है कि कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू जो है वो 5,39,686 करोड़ रुपए है। आप सोच रहे होंगे एम्बेडेड वैल्यू क्या है, तो एम्बेडेड वैल्यू आपको बता दें कि किसी भी बीमा कंपनी को नापने का, उसके मूल्यांकन का एक पैमाना होता है। जैसे तमाम लिस्टेड कंपनियां जो हैं उनके लिए हम मार्केट कैप शब्द का प्रयोग करते हैं उनके मूल्यांकन की चर्चा करने के लिए।
ये होती है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू ये कंपनी का, जो किसी बीमा कंपनी का जो मौजूदा बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट होगा उसकी मौजूदा वैल्यू, जो भविष्य में प्रॉफिट होगा उसकी मौजूदा वैल्यू, साथ ही शेयरधारकों की जो नेटवर्थ है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं एम्बेडेड वैल्यू। अब आगे अगर हम बात करें कि जो तमाम लिस्टेड कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, वो करीब 2 से 4 गुने मल्टीपल पर काम कर रही हैं। यानी कि जो उनकी एम्बेडेड वैल्यू है उसको अगर हम 2 से 4 गुने से गुणा कर दें तो वो उस तरह में इस भाव पे ट्रेड कर रही हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ आंकड़े जो है हम नज़र डालते हैं कि आखिर में ये आंकड़े तमाम कह क्या रहे हैं। अब कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये है 5,39,000 करोड़ रुपए के आसपास। अब अगर जो है 2 के मल्टीपल पर, यानी कि 2 गुने पर अगर LIC अपना IPO लाती है तो इसकी अनुमानित जो मार्केट कैप होगी इसको आप गुणा कर दीजिए। सीधे सीधे जो आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है 10,78,000 करोड़ रुपए। करीब 632 करोड़ रुपए, 632 करोड़ शेयर जो है वो कंपनी जो है जारी करेगी। अब बात ये आती है कि एक शेयर कितने का पड़ेगा, तो उसके लिए भी आंकड़ा बहुत आसान है। आप अपने घर बैठे जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब आप इस आंकड़े को इससे भाग दे दीजिए, यानी कुल मार्केट कैप, और इसको भाग दे दीजिए आप 632 करोड़ रुपए से, तो जो आंकड़ा आपके सामने आता है वो आंकड़ा आता है 1706 रुपए का। 1706 रुपए भाव तब होगा जब 2 के मल्टीपल पर आएगा। लेकिन अगर कंपनी 2.5 के मल्टीपल पर जो है अपना IPO लेकर के आती है तब आंकड़ा हो जाएगा, आपके एक शेयर की कीमत हो जाएगी 2132 रुपए, और तब कंपनी जुटाएगी 67,375 रुपए के आसपास, 67,375 करोड़ रुपए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में सही वैल्यूएशन क्या होगी। तो आपको बता दें कि उम्मीद ये की जा रही है कि 2.5 से 3 के बीच में शायद मल्टीपल पर जो है ये IPO आ सकता है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो आंकड़े बाजार में तैर रहे हैं कि करीब 75,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार की जुटाने की योजना है, तो ये आंकड़े 2.5 से 3 के मल्टीपल के आसपास बैठ रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पर आ रहा है, ये 2, 2.5, 3 इनके मतलब क्या हैं और किस भाव पर आने पर आपको मुनाफा होगा, आपको लिस्टिंग गेन होगा। ये वापस चलते हैं मनी सेंट्रल पे। अंशुमान जी फिर से तमाम इन आंकड़ों का गणित जो है वो आपको और आसानी से समझाएंगे। चलते हैं शुभम और अंशुमान जी के पास वापस मनी सेंट्रल में। बहुत शुक्रिया विपुल आपका। सर विपुल ने तो बता दिया कि 2 के मल्टीपल पर आएगा तो 1700 रुपए कम से कम, इससे सस्ता तो नहीं आएगा, और अगर 4 के मल्टीपल पर आया तो 4,000 रुपए तक का शेयर हो सकता है। अब आप ये बताइए कि आएगा कितने पे, 2 पे आना चाहिए, 2.5 पे आना चाहिए, 3 पे या 4 पे? ये हम भी नहीं बता सकते शुभम, आपको पता है, और कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये इसमें बड़ा फैसला सरकार को लेना है और मर्चेंट बैंकर्स को लेना है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो मल्टीपल्स हैं इनका बाजार पर और आपकी जेब पर क्या असर होगा। सरकार को 2-3 विकल्पों के बीच में चुनाव करना है। पहला विकल्प उसके लिए कि वो मैक्सिमम पैसा इससे जुटाना चाहती है, अगर बजट के घाटे को पूरा करना चाहती है तो उसे कोई दूसरा मल्टीपल चुनना पड़ेगा। अगर वो निवेशकों को ठीक ठाक रिटर्न दिलाना चाहती है तो उसे कोई दूसरा मल्टीपल चुनना पड़ेगा, और अगर एक फेयर वैल्यू की बात करती है तो उसे कोई दूसरा मल्टीपल चुनना पड़ेगा। टेबल हमारे सामने है। मान लीजिए अगर सरकार इसे 2 के मल्टीपल पर लाती, यानी 2 के गुणक में लाती है, एम्बेडेड वैल्यू के गुणक में अगर हम माने, और मार्केट कैप 10.78 लाख करोड़ रुपए की और 1706 रुपए पर लाती है, तो इस इशू से निवेशक अच्छी कमाई की, बहुत अच्छी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि LIC की जो पीयर कंपनियां हैं वो अपने मल्टीपल से 2 से 3 गुने पर ट्रेड हो रही हैं। तो यदि सरकार उन भाग्यशाली निवेशकों को जिन्हें 10% हिस्सा मिलेगा या बाकी जो फंड निवेशक हैं उनके फायदे की बात की तरफ से सोचने की कोशिश करेगी, तो शायद वो ये कीमत तय करेगी और उससे जो लिस्टिंग गेन्स हैं, पोस्ट लिस्टिंग गेन्स हैं और बाजार में मिलने वाले फायदे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहां सरकार को उतनी राशि नहीं मिलेगी जितना विनिवेश का गड्ढा भरने के लिए जितने सीमेंट और बालू की जरूरत है। हाँ, इसके बाद दूसरे मल्टीपल की तरफ अगर सरकार जाएगी तो जो 2.5 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल है, वहां हम थोड़ा एक बेहतर वैल्यू देख सकते हैं, फेयर वैल्यू के तौर पर देख सकते हैं। यहां पर इशू की प्राइस 2.5 से 3 के बीच में आमतौर पर ज़्यादा बड़ी नहीं बदलेगी, 2000 से लेकर और 2,500 रुपए के बीच की प्राइस होगी, लेकिन ये उतनी है जितने से सरकार का इस साल का
विनिवेश का घाटा पूरा हो जाएगा। 67,000 से 80,000 करोड़ रुपए के बीच सरकार का घाटा पूरा हो जाएगा। यहां भी ये एक कॉम्पिटिटिव प्राइस है एलआईसी के लिए। अगर आप देखें तो एक प्रतिस्पर्धात्मक प्राइस है, क्योंकि यहां भी ये अपनी पीयर कंपनियों से नीचे होगा और इसमें इसके प्राइस में इंक्रीज की मार्केट में संभावना होगी। लेकिन हाँ, अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं और 3.5 से ऊपर के मल्टीपल की तरफ जाते हैं तो 2-3 जोखिम है। सरकार को बड़ा पैसा इसमें मिल जाएगा क्योंकि फंड इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं 50% के आसपास, लेकिन फिर इशू को कितना समर्थन मिलेगा, कितना 3 गुना सब्सक्राइब, 4 गुना, हाँ 3 गुना 4 गुना सब्सक्राइब हो पाएगा क्या इस कीमत के ऊपर। और दूसरी चीज ये कि बाजार में लिस्टिंग के वक्त स्टॉक्स में कितना अट्रैक्शन होगा, ये हमें देखना होगा। तो अंततः इस डिस्क्लेमर के साथ कि ये मनी 9 रिसर्च ने पूरे आंकड़ों को समझकर आपको समझाने की कोशिश की कि यदि आप इस इशू को लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयार रहें कि आपको किस रेंज में इसकी कीमत मिल सकती। अंतिम फैसले का या इशू प्राइस का या इशू साइज का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि जब LIC ऑफिशियली इस बात की घोषणा करेगी कि उसके शेयर का प्राइस क्या होगा। अंशुमान जी, बहुत शुक्रिया आपका LIC के इस किले के तमाम अंधेरे कोनों में ले जाने में और लाइट जलाकर दिखाने में कि वहां क्या छुपा है। अब आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि 1700 से सस्ता नहीं होगा और 3400 से महंगा नहीं होगा। अब आप जब ये उम्मीद करें, जब आप ये दुआ करें कि आपको LIC का शेयर मिले, तो उसके संग संग ये भी जोड़ दीजिएगा एड ऑन कि ये 2 के मल्टीपल से ज़्यादा ना आए, तभी मोटी कमाई होगी। अंशुमान जी ने ये बहुत आपको विस्तार से साफ सुथरे तरीके से समझा दिया, और ये सब कुछ समझाया हमने आपको आज इसलिए क्योंकि हम मानते हैं समझ है तो सहज है। आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। नमस्कार। का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है।